वेलकम टू दिस एपिसोड। म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। और आज का एपिसोड बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से सुने और पूरा सुने। और उसके पहले मैनी थैंक्स जो आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है इस चैनल को। और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करें। तो राहुल, आज डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। एक रिपोर्ट आज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारे लीडिंग इकोनॉमिक टाइम्स में, बिजनेस स्टैंडर्ड सबने कवर किया है। एक लीडिंग इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म है CLSA। उसने कहा है कि इंडियन कंपनीज के ऊपर, इंडियन स्टॉक मार्केट पे, इंडियन इकोनॉमी पे एक्सपोजर बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए और चाइना पे थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए। बिकॉज जो सत्ता परिवर्तन हुआ है यूएस में और जो ट्रम्प साहब की पॉलिसी समझ में आ रही हैं, तो अभी तक तो ये डिस्कशंस पे चल रहा था एक्सपर्ट्स के। अब ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म का भी ये व्यू है कि चाइना से थोड़ा एक्सपोजर कम कीजिए और इंडिया पे बढ़ाइए, क्लियर कट। ये हम लोग अपने पिछले 2 एपिसोड में भी कह चुके हैं। उनका भी ये व्यू है, अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उनका व्यू ये है कि इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और तो अगर एशियन कंट्रीज़ के हिसाब से बात करें और चाइना को पड़ने वाला है तो एलोकेशन चाइना पे कम कीजिए, इंडिया पे बढ़ाइए। अब इसको डिटेल में समझना चाहेंगे कि तुम्हारा क्या व्यू बन के आ रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी उन्होंने जो सजेस्ट की थी, जो उन्होंने रिकमेंड कर रहे हैं, वो है टैरिफ्स की। तो और ये इनफैक्ट ये कई सालों से टैरिफ्स पे बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। इनफैक्ट अगर पुराने इंटरव्यूज़ भी देखे जाएं तो उनका हमेशा से मानना रहा है कि हमारे टैरिफ्स और लगाने चाहिए, क्योंकि उनका ये थिंकिंग रही है कि जो शायद ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं यूएस ने दूसरे कंट्रीज़ के साथ, चाहे वो एलाइज हों चाहे दूसरी कंट्रीज़ हों, वो अनफेयर हैं। और उन्होंने उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम टैरिफ्स को यूज़ करें अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो अनफेयर बैलेंस हो रहा है ट्रेड एग्रीमेंट्स में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो जो फर्स्ट टर्म था प्रेसिडेंट ट्रम्प का, तो उसमें भी उन्होंने टैरिफ्स का यूज़ किया था। इनफैक्ट हर कंट्री टैरिफ्स का यूज़ करती है। क्वेश्चन आता है कि कितना टैरिफ लगाया जाए, किस कंट्री पे लगाया जाए, किस प्रोडक्ट पे लगाया जाए। तो क्योंकि चाइना सेंट्रिक हम लोग बात कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा एंटी चाइना स्टैंस रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प का। तो पिछली बार जो उनका फर्स्ट टर्म था उसमें उन्होंने 7.5 से 25% के बीच में टैरिफ्स लगाया था, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, ऑन चाइना। इस बार जो उन्होंने अपने कैंपेन में जो बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे कि ऑलमोस्ट 60% टैरिफ की। अब 60% टैरिफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। 60%? 60%। ओके। तो कई लोगों ने, जो क्रिटिक्स हैं, जैसे टैरिफ्स एज एन इकोनॉमिक पॉलिसी के क्रिटिक्स होते हैं, काफ़ी क्रिटिक्स होते हैं, तो वो कहते हैं कि टैरिफ का जो अल्टीमेट जो बर्डन आता है वो कंज्यूमर पे आ जाता है। जैसे इंडिया के टर्म्स में बात करें कि यहाँ पे इंडिया कार्स पे लगाता है, लैपटॉप्स पे लगाता है, तो उसका बर्डन आता है हमारे ऊपर, कंज्यूमर। वो चाहे टोयोटा की कार हो, चाहे लेनोवो का लैपटॉप हो, वो हमारे लिए महंगा होता है। तो इसका काउंटर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि अगर आप 10, 15, 20% टैरिफ लगाते हैं तो बर्डन आता है कंज्यूमर पे। अगर आप 60%, 70%, 100% टैरिफ लगाते हैं तो कंपनी इज़ फोर्स्ड कि वो उसी कंट्री में आए और मैन्युफैक्चर करे। अगर पॉलिसी इस तरह की है कि आप हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो ऑब्वियसली टैरिफ नहीं लगेगा, आप बाहर से बना के ला रहे हो तो टैरिफ लगाएंगे। तो उससे क्या होता है कि कंपनीज उस कंट्री में आती हैं। उनका ये आर्ग्यूमेंट है। तो उन्होंने जो 60% की बात कर रहे हैं, तो अब चाइना की जो इकॉनमी है इस टर्म में जो अभी सिचुएशन है और जो पिछली बार जो सिचुएशन थी उसमें काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। पिछली बार चाइना की इकॉनमी जो थी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही थी, इनफैक्ट डबल डिजिट्स ग्रोथ में रहती थी। और पिछली बार, और उसका एक बड़ा रीज़न है कि उनका जो जीडीपी है उसमें उनका जो हाउसिंग मार्केट है वो काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। और अगर पिछले टर्म की बात करें जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का था, अराउंड 2018 के आसपास की बात करें, तो उनका हाउसिंग मार्केट बूम कर रहा था।
इनफैक्ट 2020-21 तक वो बूम करता रहा, 21 में पीक में था। तो हाउसिंग मार्केट क्योंकि इतना कंट्रीब्यूट कर रहा था इकोनॉमी को, तो इकोनॉमी भी अच्छी चल रही थी। फिर कुछ चीज़ें हुई 2020 और 21 में जिसकी वजह से हाउसिंग मार्केट क्रैश कर गया। अब ये क्या चीज़ें थी? तो इवन तो उनका हाउसिंग मार्केट कंट्रीब्यूट काफ़ी करता था इकोनॉमी में, लेकिन वो हाईली लेवरेज सेक्टर था। ओके। तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं चाइना के, उनका मानना था कि हमें लेवरेजिंग को कम करना चाहिए, जो कि सही अप्रोच थी। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए कि हमें बेसिकली उन्होंने कहा कि घर रहने के लिए होने चाहिए, स्पेकुलेट करने के लिए नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने अपनी पार्टी को इंस्ट्रक्शंस दिए, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई और उन पॉलिसीज़ को कहा गया 3 रेड लाइंस, मतलब 3 बेसिक, वैसे रूल्स कई सारे थे बट 3 मेजर कंडीशंस थी। 3 रेड लाइंस। 3 रेड लाइंस Okay. कि उन लाइंस को आप क्रॉस नहीं कर सकते नहीं हो। करें। और बड़ी कॉमन सेंस पॉलिसीज थी। उसमें से एक रूल था डेट टू एसेट रेशियो। ओके। डेट शुड नॉट बी मोर देन 70% ऑफ योर एसेट्स। राइट। तो अगर एक कंपनी है उसके पास 10 बिलियन युआन के एसेट्स हैं तो उसका मैक्सिमम डेट हो सकता है 7 बिलियन युआन। 7 बिलियन युआन। उसके बियॉन्ड है तो उसको कट करना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरा बनाया डेट टू इक्विटी का, वो 100% कैप रखा, 1:1 का रखा। ओके। अगर 10 बिलियन की नेटवर्थ है तो 10 बिलियन से ज़्यादा डेट नहीं ले सकते, डेट नहीं ले सकता है, कट करना पड़ेगा। और तीसरी जो कंडीशन थी कि जो भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं, जो भी शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर होने वाले हैं, उतना कैश इन हैंड होना चाहिए। राइट। कॉमन सेंस पॉलिसीज थी, लेकिन वो सेक्टर इतना हाईली लेवरेज था कि कुछ कंपनीज तो उसको मीट कर पाई बट कई कंपनीज नहीं मीट कर पा रही उस पॉलिसी को। और एक कंपनी उस समय पॉपुलर हुई थी, एवरग्रांड उसका नाम था। एवरग्रांड वहाँ की सेकेंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी थी। ओके। और वो अपने ऑब्लिगेशंस पे डिफ़ॉल्ट कर गई, वो नहीं पे कर पाई। और जैसे ही डिफ़ॉल्ट की, तो जब भी होता है कि किसी एक सेक्टर की अगर एक बड़ी कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो उसका रिपरकशन पूरे सेक्टर पे आ जाता है, क्योंकि कई लोगों के बिजनेसेस उससे लिंक्ड होते हैं। इनफैक्ट एवरग्रांड को कहा जाता था टू बिग टू फेल। राइट। और कई बार ऐसा कंपनीज के लिए बोला जाता है, कुछ कंपनीज हो जाती हैं, जैसे AIG हुआ करती थी, उसके लिए भी कहा जाता था टू बिग टू फेल, जो यूएस की कंपनी थी और जो फेल हुई एवरग्रांड। तो ये क्यों कहा जाता है टू बिग टू फेल? क्योंकि इनके एसेट्स इतने ज़्यादा होते हैं, इनके इतने सेक्टर्स में बिजनेसेस चल रहे होते हैं, इतने एम्प्लॉयज़ होते हैं कि कहा जाता है कि शायद ये फेल नहीं होंगी, बट इट डिड फेल। जब ये फेल हुई है उस समय इसकी जो डेट जो ओ कर रही थी वो $300 बिलियन का डेट ओ कर रही थी। और वहाँ के एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था कि इनकी जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो 1.4 बिलियन लोगों को हाउस कर सकती। सिर्फ एक कंपनी के अनसोल्ड फ्लैट 140 करोड़, मतलब पूरे चाइना की पॉपुलेशन को हाउस कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा उसने, हो सकता है कि उस वक्त 140 करोड़ लोग नहीं हो चाइना में, या लगभग उतने ही हो। यस, तो इतना ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन जो कह सकते हैं हो चुका होगा कि, और उतना ज़्यादा डेट उधर से लिया हुआ था कि एवरग्रांड फेल हो गई। और एवरग्रांड के फेल होने से वहाँ का जो हाउसिंग मार्केट है क्रैश हो गया और वो अभी तक रिवाइव नहीं हुआ है। तो हाउसिंग मार्केट क्रैश हुआ होगा, फिर जो लोग उन पर डिपेंड करते हैं, वो सीमेंट हो, स्टील हो, जितने भी लोग जो उनको इनपुट देते हैं, जब वो फेल होगा तो आगे पेमेंट नहीं कर पाएगा, आगे नहीं हो पाएगा। तो बहुत बड़ा पार्ट जो इकोनॉमी का होगा, बिजनेस का होगा, उस पर परेशानी आई होगी। तो आज जो सिचुएशन है, चाइना की इकोनॉमी पिछले 5-6 साल पहले कंपैरिजन में वीक हो गई है, क्योंकि एक जो सेक्टर जो तो ऑलमोस्ट 30% कंट्रीब्यूट कर रहा था वो प्रॉब्लम में है। तो जैसे अगर आज इस साल की बात करें कि अभी क्या सिचुएशन है हाउसिंग मार्केट की, तो इस साल भी जैसे अगर किसी सेक्टर को जज करना हो तो कुछ पैरामीटर्स आप देखते हैं। फॉर एग्जांपल हाउसिंग को जज करना हो कि कितने लोग फ्रेश प्रॉपर्टी ले रहे हैं। राइट। आप चाहेंगे हमेशा ग्रोथ हो, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन ईयर ऑन ईयर इस साल 10% डाउन है। पिछले साल जितने लोग फ्रेश प्रॉपर्टी ले रहे थे, इस साल 10% कम ले रहे हैं। दूसरा तो कह सकते हैं कि न्यू कंस्ट्रक्शन कितना स्टार्ट हो रहा है, 20%, 22% डाउन है। जो उस सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो कितने फंड्स रेस कर रही हैं, वो भी अराउंड 20% डाउन है ईयर ऑन ईयर। पिछले साल उसके पिछले साल के कंपैरिजन में डाउन थी, इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में डाउन है। तो नॉट ओनली रिवाइव करना दूर की बात है, ये डिक्लाइन में है उनका सेक्टर। डिक्लाइन में है। दूसरा है
इसकी वजह नॉट ओनली उसका रियल इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी पे, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब क्यों पड़ रहा है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट्स देखा जाता है कि किस चीज़ से अफेक्ट होते हैं। जैसे आज की इंडिया की नहीं, 10 से 15 साल पुरानी इंडिया की बात करें, स्टॉक मार्केट बहुत तेज चल रहा था, लेकिन सब्जियों के दाम बढ़ रहे थे, तो शायद उस समय इंडिया शाइनिंग और इसकी बात होने लगी और कहा गया कि शायद सेंटिमेंट्स अच्छे होंगे। लेकिन सेंटिमेंट्स मेजॉरिटी लोगों के लिए, मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए स्टॉक मार्केट नहीं ड्राइव कर रहा था। मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए वहाँ के सब्जी के प्राइसेस, दाल चावल के, प्याज के, टमाटर के दाम और जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो सेंटिमेंट को डिसाइड कर रहा है। वहाँ पे 70% ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड हैं। ओके। जैसे इंडिया में एफडी में होंगी, गोल्ड में होंगी, वहाँ पे 70% लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ है, हाउस होल्ड्स ने। अब अगर रियल एस्टेट डाउन है तो कंज्यूमर्स की जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी ऑब्वियसली डाउन हैं। तो नॉट ओनली रियल इकॉनमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस आम हाउस होल्ड भी उसका पिंच फील कर रहा है। तो इसको अगर थोड़ा सा इस गुत्थी को सुलझाएं, जैसे वो अब तो नहीं होता है, पहले घरों में तुमने शायद देखा भी नहीं होगा, वो मदर वगैरह घर में जो है स्वेटर बुनती थी और कई बार उलझ जाती थी। तो फिर उसको बड़े इत्मीनान से करना, आपने थोड़ा सा ज़्यादा खींच लिया ना तो गांठ पड़ गई, फिर खुलेगी नहीं वो। तो अगर यहाँ पे आके 30 सेकंड का पॉज लें, अब एवरग्रांड फंसी 300 बिलियन US डॉलर, 300 बिलियन US डॉलर का उस समय लोन था। अब उसकी वजह से बैंक फंसे, बैंक में दिक्कत आई तो डिपॉजिटर फंसे। यस। उसके फेल होने की वजह से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, स्टील, सीमेंट, सब फंसी जा करके। लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा होगा, 300 बिलियन तो बैंक का लोन हो गया। अब लोगों ने बुकिंग करी होगी। यस। किसी ने 10%, किसी ने 20%, किसी ने 90%। अब वो अटक गए क्योंकि वो इंटर्न बेच नहीं पाएंगे। उसके पास ही अनसोल्ड इन्वेंट्री जब इतनी पड़ी हुई है, पूरे कंट्री के लिए सफिशिएंट है। अब जब ये फंस गया तो ये जो पर्सन है जिसने बुक किया था फ्लैट या घर एवरग्रांड का, वो आगे लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएगा। कुछ कुछ वैसे ही प्रॉब्लम हो गई जो सब प्राइम की प्रॉब्लम आई थी एक तरीके से यूएस में। उसका भी जो मेन ट्रिगर था वो रियल एस्टेट ही था, क्योंकि लोन बढ़ता चला गया था। वो ठीक है, वो डिफरेंट प्रॉब्लम थी, डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन था और उस वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो क्या ये माना जाए कि ये जो प्रॉब्लम है एवरग्रांड वाली, ये बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ इकोनॉमी तो चाइना की नहीं कह सकते, लेकिन प्रॉब्लम की शुरुआत वहाँ से हुई, ये मान सकते हैं। यस। ओके। तो अब जैसे चाइना एक टाइम पे हम लोग सुनते थे कि डबल डिजिट में ग्रोथ होती थी उसकी, आज उनका खुद का टारगेट 5% है और 5% मीट करने में उनको दिक्कत हो रही है। इनफैक्ट IMF का कहना है कि शायद 5% नहीं मीट कर पाएंगे, सिर्फ 4.8% मीट कर पाएंगे। अगले साल से 4.5% ही GDP ग्रोथ होगी। अब वहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली कि वहाँ का कैसे हाउसिंग मार्केट, और जैसे हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे देखते हैं कि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे चाइना ने बहुत काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, तो वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं सिटी लेवल पे, और उनके जैसे हम लोग स्टेट बोलते हैं, उनके प्रोविंसेस होते हैं, तो प्रोविंसेस लेवल पे वो एंटिटी बनाती हैं फिनेंसिंग व्हीकल्स, उसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट फिनेंसिंग व्हीकल, LGFV। लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल व्हीकल। हाँ, ओके। उनका काम होता है कि जो सिटी लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनकी फंडिंग करना। ओके। और वो पीछे से डेट लेती हैं और फिर आगे वो फंडिंग करती हैं। अब उनकी जो मेजर रेवेन्यू होती है वो होती थी, जो प्लॉट होते थे वो सेल करती थी, जो इंडस्ट्री, जो उस सेक्टर की कंपनीज होती थी वो खरीदती थी। अब क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश कर गया तो उनकी रेवेन्यू हो गई ऑलमोस्ट खत्म या काफ़ी कम हो गई। तो जिनका काम था कि इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना, वो अब बेसिकली अपना डेट रीपेमेंट पे ही उनका पूरा फोकस है। तो जो इकोनॉमी में जो कैश इनफ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट सिचुएशन इतनी ख़राब है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिले कर रहे हैं या पे नहीं कर पा रहे हैं। जो आप चाइना के एंगल से नहीं सोचेंगे कि ऐसा हो सकता है, उनका जो मेजर जो अब फोकस है किसी तरह से डेट को रीपे करें। अब इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है, जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं जाता है तो डिफ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होता है। और जैसे हम ले पर्सन की तरह अगर कहें तो कहेंगे जब चीज़ों के दाम कम हो रहे हैं तो अच्छी बात है,
लेकिन एक्चुअली में डिफ्लेशन इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। Yes. कहा जाता है कि इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी प्रोवाइडेड वो एक कंफर्टेबल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन रीजनेबल हो। इन्फ्लेशन, अब जैसे डिफ्लेशन को समझने के लिए एक बार समझते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे होता है। लेट्स से कि गवर्नमेंट ने काफ़ी इन्वेस्ट किया इकोनॉमी में, लोग अपने इंडस्ट्रीज़ को, कंपनीज़ को खूब लोन दिया, उसके बाद उन्होंने उन कंपनीज़ ने नए प्रोजेक्ट्स लगाए, कंस्ट्रक्शन किया, अपने से छोटे बिजनेसेस को हायर किया, सब ने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, अच्छी सैलरी दी, वो गए, उन्होंने मार्केट में चीज़ें खरीदनी शुरू की। अब लेट्स से वो एक कार के शोरूम में जाते हैं, उस कार मैन्युफैक्चरर ने 100 यूनिट बनाई हैं, 110 लोग कार लेने पहुंच गए, तो कार मैन्युफैक्चरर सोचेगा डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो लेट्स से थोड़ा सा प्राइस बढ़ाते हैं। अब इसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा। अगर उल्टा हो जाए, उसने 100 यूनिट बना के रखी है, उससे 90 लोग लेने पहुंचे, अगले महीने से 80 लोग लेने पहुंचे, अब क्या होगा? डिफ्लेशन आएगा। और डिफ्लेशन इसलिए ख़राब है क्योंकि वो इंडिकेट करता है लोगों के हाथ में पैसा कम है। तो अब वहाँ डिफ्लेशनरी प्रेशर होता जा रहा है, क्योंकि जिनका काम था इकोनॉमी में पैसा डालना, वो पैसा डालने के बजाय वो डेट रीपे कर रहे हैं, और क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है तो नए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ सकते थे वो अब नहीं आ रहे हैं। इसको मैं 1 मिनट के लिए रोकता हूँ, फिर वहीं से तुम पिकअप करना। मैं इंडिया जाता हूँ, तो वो जो एग्जांपल है, तुमने कहा भाई पहले इस महीने 100 कार बिकती थी, इन्फ्लेशन होता तो अगले महीने 105 बिकती, फिर 110 बिकती, रीजनेबल रेंज में रहे, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर डिफ्लेशन शुरू हो गया तो 100 का 90, 90 का 80 आने लगा, तो फिर क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर भी स्लो करेगा। मैन्युफैक्चरर जब स्लो करेगा अपना प्रोडक्शन, तो जहाँ से इनपुट खरीद रहा था, स्टील एंड टायर एंड ट्यूब एंड व्हाट नॉट, वो कम होगा, धीरे से एम्प्लॉइज़ को भी कम करेगा। भाई मेरा माल ही नहीं बिक रहा है, खड़ी हुई है मेरी गाड़ियाँ या फ्लैट या मकान प्लॉट, तो या तो कुछ एम्प्लॉइज़ को हटाएगा या उनकी सैलरी नहीं बढ़ाएगा, एक डर क्रिएट होगा। तो एम्प्लॉय भी जो होगा, जबकि अभी उसकी जॉब नहीं गई है, सैलरी कम नहीं हुई है, लेकिन ख़रीदारी नहीं करेगा, नए कपड़े, नए टाई, नया परफ्यूम, नई कार, नई बाइक, तो धीरे धीरे डिफ्लेशनरी ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ये तुम्हारा मतलब है कि ये वहाँ पे शुरू हो गया है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम सिर्फ हाउसिंग तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इन जनरल वहाँ पे जॉब ग्रोथ नहीं हो रही है, वेजेस लो हो रही हैं। अब चाइना की गवर्नमेंट ऑब्वियसली प्रोएक्टिव है, उसको समझ रही है, तो उन्होंने स्टिमुलस पैकेजेस देने शुरू किए हैं। तो एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज सितंबर इस साल उन्होंने इशू किया। उसकी वजह से इम्पैक्ट भी दिखा मार्केट में। तो हम लोग को याद है कि 30% उनका स्टॉक मार्केट बढ़ गया था। तो एग्जैक्टली स्टिमुलस क्या था? स्टिमुलस था, जब भी कोई स्टिमुलस देना होता है, चाहे वो गवर्नमेंट दे या वो सेंट्रल बैंक के थ्रू आता है, तो एक तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको कट करते हैं, रिड्यूस किया। तो उन्होंने मॉर्गेज का जो इंटरेस्ट रेट था, जो एग्जिस्टिंग मॉर्गेजेस चल रही हैं, उसका रेट उन्होंने 50 BPS से कम किया। तो उससे रिलीफ मिली थोड़े हाउस होल्ड को। 50 BPS का मतलब 0.5%। ओके। और दूसरा उन्होंने क्या, जो रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है बैंक की, उसको उन्होंने एग्जैक्ट परसेंटेज मुझे याद नहीं है कि कितना एग्जैक्टली किया था, बट उसकी वजह से भी उनका शायद 1 ट्रिलियन युआन का जो पैसा था वो फ्री हुआ, वो सिस्टम में आ गया। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक बैंक ऐसे काम करता है, बैंक को डिपॉजिट्स मिलते हैं। लेट्स से एक बैंक है, उसको 100 करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स मिले, इसका ये मतलब नहीं कि वो 100 करोड़ के लोन दे सकता है। अगर लेट्स से सेंट्रल बैंक RBI की रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें 20% एज अ रिजर्व्स होल्ड करना है, तो वो 80 करोड़ ही दे पाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल RBI रियलाइज़ करता है कि नहीं, अब हमें पैसा इकोनॉमी में रिलीज़ करना है, तो वो कहेगा नहीं, अब 20% को अब मैं 15% कर देता हूँ। तो उस बैंक के लिए 5 करोड़ रुपये और मिल गए जो वो लोन दे सकता है। और वो जब लोन देगा तो नॉट ओनली बैंक की अर्निंग होगी, वो पैसा इकोनॉमी में जाएगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा वो लोन लेगा और नई फैक्ट्री सेटअप करेगा। तो बेसिकली ये चीज़ वहाँ पे सितंबर में हुई। मतलब मैं इंडिया के रेफरेंस में अगर समझूं कि भाई एक बैंक है, जो अभी तुमने एग्जांपल 100 करोड़ का लिया, परसेंटेज कुड वेरी, तो जो डिफरेंट परसेंटेज है कि भाई SLR है, CRR है, ये सारी चीज़ें, तभी आप देखिए क्रेडिट पॉलिसी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये रेशियो बढ़ा या घटा। तो अगर गवर्नमेंट को थोड़ा सा बढ़ावा देना है और वो ठीक समझती है, तो वो ये परसेंटेज कम कर देगी। तो जो 100 करोड़ का तुमने एग्जांपल लिया, 100 करोड़ तो 100 करोड़ ही रहे, लेकिन उसमें से मान लीजिए सारे रेशियो करने के बाद में वो मुश्किल से 65 करोड़ दे पा रहा था लोन। नाउ बिकॉज ऑफ सर्टेन चेंजेस
5% का भी कट हो गया उन रेशियो में, तो अब वो 5 करोड़ उसका फ्री हो गया, जो कि मजबूरी में जाके या तो उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं इंडिया का रेफरेंस बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग है तो जाके किया हुआ है, और वो इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट को तो भाई टोटल कंट्री देखना होता है, लेकिन बैंक और जो लोन लेने वाला उसके एंगल से अगर मैं बात करूँ तो 100 करोड़ के 100 करोड़ रहे, लेकिन 5 करोड़ लगता है इसे फ्री हो गया बैंक के, और वो 5 करोड़ जाएगा एंड यूजर के पास में, जो उससे फिर रियल एस्टेट करेगा, फैक्ट्री लगाएगा। ये मतलब है तुम्हारा? राइट, ओके। और कुछ चीज़ें की उन्होंने, प्रॉपर्टी मार्केट में कुछ लेना आसान किया, कुछ टैक्स इंसेंटिव्स दिए, कुछ और उन्होंने लोन्स के फॉर्म में दिया कि जो बैंक्स हैं, इंश्योरर्स हैं, फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको 500 बिलियन युआन का लाइन ऑफ क्रेडिट दी कि आप उससे जाके लोन लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक्स को चीप लोन दिए कि वो आगे कोई अगर स्टॉक ले रहा है तो उसको आप लोन दे सकते हैं। तो इस तरह का बड़ा वो स्टिमुलस पैकेज था जो सितंबर में इस साल आया, और उसकी वजह से कैपिटल मार्केट्स में एक्शन आया, 30% बढ़े। लेकिन जो मेन पेन पॉइंट है उनका, जो हाउसिंग मार्केट है, उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो अभी भी सब फॉल ही कर रहा है। तो उन्होंने अभी एक हफ्ते पहले एक और स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया। उसमें स्टिमुलस पैकेज में क्या है, जो हम लोगों ने बात की अभी, जो लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल्स की है, उनका चाइना की गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि उनके पास अराउंड 14 ट्रिलियन युआन का डेट है। वो चाहते हैं कि अब उसको वो रीपे करें, क्योंकि वो अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच रहा है। तो उन्होंने बेसिकली जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है वो लोकल गवर्नमेंट्स के लिए अनाउंस किया है कि वो अगले 3 से 5 साल में उसको रीपे कर सकें। IMF का मानना है कि ये 14 नहीं है, ये 60 है, क्योंकि चाइना की काउंटिंग पे थोड़ा कम भरोसा किया जा सकता है। तो उनका कहना है कि इससे ज़्यादा की ज़रूरत है। ये 14 चाइनीज गवर्नमेंट का है, 14 ट्रिलियन, आई बिलीव ट्रिलियन युआन। एक बार हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे। चलिए, नंबर तो पीपल विल एक्सक्यूज अस फॉर दैट, बट जो वो 14 कर रहे हैं, IMF का मानना है कि उसका 4 टाइम्स है। यस ओके। तो उनके हिसाब से ज़्यादा स्टिमुलस की ज़रूरत है। और ये भी देखा जाता है कि जब भी एक गवर्नमेंट को स्टिमुलेट करना होता है इकोनॉमी को, तो एक पैकेज नहीं आता है, क्योंकि वो थोड़ा सा देती है, देखती कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी पे, रिवाइव हुई कि नहीं हुई, फिर थोड़ा दिया। तो समझ लीजिए 2 आ चुके हैं। अब वो वेट कर रहे थे यूएस के इलेक्शंस का कि मिस हैरिस आ रही हैं या मिस्टर ट्रंप आ रहे हैं। मिस्टर ट्रंप के आने से काफ़ी टेंशन है, और उनका जो पॉलिट ब्यूरो होता है जो मीट करता है, जो बेसिकली ये की स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेता है, उसकी दिसंबर में मीटिंग है। वो 24 मेंबर पॉलिट ब्यूरो है जिसमें मेंबर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी हैं। तो वो दिसंबर में मीट करेगा। तो अब फर्दर जो स्टिमुलस पैकेज हैं वो आने हैं। अब वो आएंगे तो वो उस दिसंबर में पता चलेगा कि क्या वो स्टिमुलस पैकेजेस होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये ट्रंप का आना, तो वैसे ही कष्ट में थे। यस अगर हम अपनी देशी भाषा में बात करें तो कंगाली में आटा गिला वाली, मतलब कंगाली नहीं है, ये नहीं कह रहे हम, मतलब कष्ट में थे, और उसमें ट्रंप साहब और आ गए। तो ये तो उनके लिए और एक प्रॉब्लम बड़ी हो गई। राइट, ओके। तो पिछली बार जब उन्होंने लगाए थे 7.5 से 25% के टैरिफ जो लगाए थे, तब इकोनॉमी बूम कर रही थी, रियल एस्टेट बूम कर रहा था। आज वो 60% की बात कर रहे हैं टैरिफ, और इस समय इकोनॉमी प्रॉब्लम में है। तो काफ़ी डिफरेंट सिचुएशन है फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में प्रेसिडेंट ट्रंप के। और कई लोग ये कह सकते हैं कि कई बार प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंट्स बड़े आउटरीजियस होते हैं, हो सकता है वो ये ना करें, बट इट इज़ अनलाइकली, क्योंकि उनका नॉट ओनली हमेशा से एंटी चाइना स्टैंस रहा है, वो चाइना को ब्लेम करते आए हैं कि वो चाहे कोविड का आना हो या उनकी जो ट्रेड एग्रीमेंट्स उनको नहीं माने थे। उनका मानना है कि शायद उनकी प्रेसिडेंसी गई थी, उसका चाइना का बड़ा रोल उसमें था। प्लस वो जो कैबिनेट वो पिक कर रहे हैं, बहुत ही अनकन्वेंशनल लोगों को उन्होंने पिक किया है, जो हमेशा से, जिनको कहते हैं चाइना हॉक्स रहे हैं, जिनकी हमेशा की चाइना की तरफ नेगेटिव ओपिनियन रही है। चाहे वो उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो उनका पिक है मिस्टर मार्को रूबियो हैं, उनका भी हमेशा से एंटी चाइना स्टैंस रहा है। उनका जो ट्रेड जार की बात करते हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ मिस्टर लाइटिजर करके हैं, उनका भी हमेशा चाइना एंटी चाइना स्टैंस रहा है। तो इट इज़ मोस्ट प्रॉबेबली इस बार जो वो कह रहे हैं 60%, तो मोस्ट प्रॉबेबली 60% लगाएंगे। तो इसका एक चीज़ मुझे जो बात करते करते ध्यान में आ रही है, जैसे अभी कोई एग्जांपल ले लें, आप एक कार खरीदते हैं जा करके 20 लाख रुपए की, आपने मूड बना रखा है, आपसे मतलब है, कस्टमर्स ने मूड बना रखा है,
और वो 2% बढ़ गया, 3% बढ़ गया। मैं आज ही न्यूज़ देख रहा था इकोनॉमिक टाइम्स में कि शायद मर्सिडीज़ का प्रोडक्ट 3% बढ़ जाएगा। तो आपको खलता तो है, बट क्योंकि आपने मूड बना रखा है तो आप एब्जॉर्व कर जाते हैं। तो अब आप एक 20 लाख की, 25 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की, जो भी आप रेंज मान लीजिए, हम 20 लाख इसलिए कह रहे हैं, मॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो 20 लाख का 22 लाख हो गया, आपको खलेगा तो यार पिछले महीने ले लेते, देखो 2 लाख लग गए, लेकिन पास ऑन हो गया। लेकिन ये 20 लाख 40 लाख हो जाए तो क्या होगा? आप नहीं लेंगे। और यही ट्रम्प चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा टैरिफ कर दी जाए कि उनका प्रोडक्ट ही आउट ऑफ बिजनेस हो जाए। इसको मैं एक और एंगल से देख रहा हूँ। जैसे हम लोग जब सिंगापुर जाते हैं और देखते हैं कि साहब वहाँ पे जो है, क्योंकि छोटा सा शहर जैसा कंट्री है और दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं। अब उन्हें अपनी कार्स को कंट्रोल करना था। वो नहीं चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनल कार से चलें, नहीं तो फिर चल ही नहीं पाएंगी गाड़ियाँ। तो उन्होंने क्या किया उसको रोकने के लिए कि उस पर जो टैक्स लगाया वो इतना ज़्यादा लगा दिया कि अब मैं नंबर पे नहीं जा रहा हूँ, बट जो चीज़ आपको यहाँ पे 20 लाख की कार मिलती है, हो सकता है वहाँ पे 60 लाख रुपए की मिल रही हो। तो लोगों ने लेना ही बंद कर दिया। शायद ट्रम्प यही चाहते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा ड्यूटी लग जाए कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट ही मार्केट से बाहर हो जाए। तो वो चाइना के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। प्लस उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा बना रखी है, क्योंकि उनका डोमेस्टिक, जैसे इंडिया की बात करें, क्योंकि हम लोग का उतना एक्सपोर्ट्स नहीं होता है जितना चाइना में होता है, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा लगता है कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो चुकी है, तो उनका जो कैपेसिटी है वो कहीं कहीं ज़्यादा है अपनी डोमेस्टिक डिमांड से। अगर वो एक्सपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, अगर एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट आएगा तो उनकी इकोनॉमी पे भी मेजर इम्पैक्ट आएगा। तो अब वो देखना होगा जब एग्जैक्टली अब जब प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसीज़ होंगी कि कितना इम्पैक्ट आएगा और कैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट उसको डील करती है। तो पॉइंट है कि इम्पॉर्टेंट ये सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आएगा प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसीज़ पे किसी कंट्री पे कह सकते हैं तो वो चाइना पे ही आएगा। तो क्या यही वजह होगी जो हमारा आपका तो मानना था ही, हम पिछले 2 एपिसोड में कवर ही कर रहे थे पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से, इसीलिए CLSA जैसी ब्रोकरेज हाउस का ये व्यू बन रहा है कि चाइना से लोकेशन कम करना चाहिए वहाँ की कंपनियों के शेयर मार्केट के एंगल से। करेक्ट, शायद यही वजह होगी। यस। और इंडिया पे ऐसा कोई असर दिख नहीं रहा है। इंडिया पे आएगा, सब पे आएगा, लेकिन यहाँ पे मिनिमल इम्पैक्ट आएगा। अगर लेकिन क्या वो ये मान रहे होंगे कि वो जो इम्पैक्ट आएगा वो कम से कम आएगा? बट तो अगर तराजू के 2 पल्ले में हम कहें कि भाई उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जो चाइना का दर नुकसान होने वाला है उसका हो सकता है पार्शली गेन भी हमारे हिस्से आ जाए। यस। तो नेट हमारे पास शायद एडवांटेज आना चाहिए। यस। तो कई कंपनीज हैं जो कि अब चाइना से रीलोकेट करने की बात अब सोच रही हैं। तो हो सकता है वो कंपनीज इंडिया में आए, हो सकता है वहाँ पे जो पैसा इन्वेस्टेड है वो इंडिया में आए, या हो सकता है इंडिया पे उतने टैरिफ्स लगाने की बात भी नहीं हो रही है जो चाइना पे जितने लगाने की बात हो रही है। क्योंकि हमारे कंट्री से तो US एज सच नॉर्मल रिलेशन है। जब पिछला उनका टर्म था मिस्टर ट्रम्प का, तो भी कंट्री के भी अच्छे रिलेशंस थे और रूलर्स के एंगल से भी, मतलब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प की भी एक बड़ी अच्छी ट्यूनिंग फ्रेंडशिप थी। यस। वो अभी भी दिखाई पड़ रही है। तो एक वो भी रीज़न है कि कोई वो एंटी इंडिया का एंगल है नहीं। थोड़ा वो टैरिफ का अगर हम पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो ऑफसेट हो जाएगा। अब देखिए, आप जैसे एप्पल वगैरह अपने आ रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अभी जो लास्ट क्वार्टर की फिगर्स आ रही हैं बहुत सेल बढ़ी हुई है। तो US के लिए हम वैसे भी इम्पोर्टेंट है। हमारा कोई उनसे 36 का आंकड़ा नहीं है, बल्कि अच्छा आंकड़ा है। और जो चाइना में परेशानी आएगी उसका भी कुछ ना कुछ एडवांटेज तो हमको मिलना चाहिए। तो क्या ये एक बेस होगा उसके स्टेटमेंट का? यस, डेफिनेटली। ओके, ठीक है। अब ये है कि इन व्यू ऑफ दिस, अब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं, जो और भी रिलेटेड पार्टीज़ हैं, वो अपने अपने ढंग से उसको एनालाइज करेंगे। लेकिन जो समझ में आ रहा है कि CLSA ने आज ऐसा क्यों बोला और क्यों इकोनॉमिक टाइम्स में सबने कैरी किया, जो हम लोग 2 बार से डिस्कस कर रहे थे, ये लगभग उसी से मैच करती हुई चीज़ है। यस। तो ये एक तरीके से डिस्कशन का पार्ट हो रहा है। राइट। तो अब इस डिस्कशन को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं और नए एपिसोड में फिर से मिलेंगे।
आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो, एपिसोड अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। टिल देन, गुड बाय। गुड बाय, थैंक्स।